नमस्कार मित्रों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं साइंस गुरु जोरावर सिंह। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, मेंडलवाद, आनुवांशिकता। इससे कई प्रतियोगी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक कक्षा 10th और कक्षा 8th में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसको आप बड़ी जानकारी उत्सुकतापूर्वक इंटरेस्ट लेते हुए इस टॉपिक को पढ़ें और जब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बहुत ही बेहद रोचक टॉपिक है ये, तो इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडलवाद। यहाँ वाद का मतलब है नियम। मेंडल ने जो नियम दिए इसको हम बोलते हैं मेंडलवाद। अगर लेमार्क ने दिए तो लेमार्कवाद, डार्विन ने दिए तो डार्विनवाद और मैंने दिए हैं तो जोरावरवाद। तो आपको ये ध्यान रखना है, वाद का मतलब है नियम। मेंडलवाद को पढ़ने से पहले हम कुछ जानकारी मेंडल के बारे में देख रहे हैं। मेंडल कौन था? जॉन ग्रेगर मेंडल, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, जिसका जन्म 1822 में हुआ था और जिसकी मृत्यु 1884 में हुई थी। मेंडल कौन था? एक पुजारी था, जिसे हम बोल सकते हैं गिरजाघर में पुजारी, जिसको हम पादरी कहते हैं। और उसने उसी गिरजाघर के बगीचे में मटर के पौधे लगा रखे थे। तो मेंडल का जन्म सिलसिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया एक देश है, उसके सिलसिया प्रांत में हुआ था और जन्म 1822 में हुआ था। मृत्यु उसकी 1884 में हुई थी। वो पादरी था, उसने अपने बगीचे में मटर के पौधे लगा रखे थे। इस सबको पढ़ने से पहले हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको कहा जाता है? मेंडल को, जॉन ग्रेगर मेंडल। यहाँ पहले हम ये पढ़ते हैं कि आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता शब्द क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हेरिडिटी, वंशागति। इसका क्या मतलब है? पिता से पुत्र में जो लक्षण आते हैं उसके वंशागति को हम बोलते हैं आनुवांशिकता। हेरिडिटी, जनक से संतान में आने वाले लक्षणों की वंशागति को या उन लक्षणों के संचरण को, पिता से पुत्र में लक्षणों के संचरण को या वंशागति को हम आनुवांशिकता कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। इस शब्द का उपयोग स्पेंसर ने किया था। इस शब्द का उपयोग स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था? 1863 में किया था। हेरिडिटी शब्द का उपयोग स्पेंसर ने किया था 1863 में। इसको हम आनुवांशिकता कहते हैं, अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। अर्थात पिता से पुत्र में लक्षणों के संचरण को, कैसे लक्षण आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं आनुवांशिकता। अब विज्ञान की जिस शाखा में आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे आनुवांशिकी कहते हैं, अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग बैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन ने। अब जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जब बैटसन ने किया था तो कब किया था? तो मैं लिख सकते हैं इसका प्रयोग बैटसन ने किया था। और कब किया था? 1905। अब बात आती है जेनेटिक्स शब्द किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीन। उसी से ये उत्पन्न हुआ है जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में हम आनुवांशिकी कहते हैं, जिसका प्रयोग बैटसन ने किया था 1905 में, जबकि स्पेंसर ने 1863 में हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहते हैं। मेंडल पादरी था, गिरजाघर में पुजारी था। उसने अपने बगीचे में मटर का पौधा लगा रखे थे और उसने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इससे भी प्रश्न आता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय है, अर्थात उसका जीवन चक्र छोटा होता है। वो 1 साल के अंदर अपना जीवन चक्र, लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, इसलिए उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। 1 वर्षीय होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुवर्षीय होता है। हमने अक्सर बहुत सारे पौधे देखे होंगे, पीपल वगैरह, जो बहुवर्षीय होते हैं, लेकिन मटर यहाँ 1 वर्षीय, अपना जीवन चक्र 1 साल में पूरा करता है। इसका मतलब इसका जीवन चक्र छोटा होता है, अल्प होता है। कई पीढ़ियों तक इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, कई वर्षों तक हम इसका अध्ययन। फिर दूसरा द्विलिंगी, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। इसमें दोनों जनांग होते हैं, नर जनांग और मादा जनांग। नर जनांग को पुंकेसर बोलते हैं, मादा जनांग को स्त्री केसर। और इसी द्विलिंगी के कारण हम इसमें पर परागण आसानी से करा सकते हैं, विपुषण की क्रिया भी आसानी से करा सकते हैं, पर परागण की क्रिया आसानी से करा सकते हैं, जो कि संकरण के लिए एक अहम बात है। संकरण की क्रिया के लिए अहम बात है। हम यह संकरण और पर परागण को एक ही तरह से समझ सकते हैं कि जब ये द्विलिंगी तो उसमें आसानी से हम संकरण या पर परागण कर सकते हैं। स्वनिषेच्य
अर्थात हम इसमें स्वपरागण की क्रिया भी आसानी से करा सकते, क्योंकि ये जो मटर का पौधा होता है प्राकृतिक रूप से स्वनिषेची है। स्वनिषेची मतलब प्राकृतिक रूप से जब ये द्विलिंगी है तो इसमें ऑटोमेटिक आपस में नर जनांग और मादा जनांग का मिलाप हो जाता है, जिससे इसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो मटर का पौधा प्राकृतिक रूप से स्वनिषेची है और हम इसमें विपुषण की क्रिया द्वारा आसानी से परपरागण या संकरण भी करवा सकते हैं, क्योंकि मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। और जैसे कि पपीते का पौधा एक लिंगी होता है, उसमें एक जनांग पाया जाता है, यहाँ मटर की बात कर रहे हैं। फिर इसका नेक्स्ट गुण है स्पष्ट विपर्यासी लक्षण, अर्थात मटर के पौधे में स्पष्ट विपर्यासी माने विपरीत, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जैसा लंबा बोना, ये दोनों विपरीत लक्षण है। लाल हरा, लाल सफेद, ये विपरीत लक्षण है। तो इसमें स्पष्ट विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया। एक वर्षीय है, द्विलिंगी है, प्राकृतिक रूप से स्वनिश्चित है, इसमें परपरागण भी करवा सकते हैं और स्पष्ट विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में 34 स्पष्ट विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जबकि मेंडल ने कितने लक्षण चुने थे? 7। मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना था। अब फिर बात आता है कि इसकी सफलता के क्या कारण थे? तो ये आनुवांशिक से शुद्ध पौधा होता है। मेंडल जो मटर का पौधा होता है आनुवांशिक रूप से क्या होता है? शुद्ध। एक समय में मेंडल ने एक लक्षण की वंशाकृति का ही अध्ययन किया, एक समय में एक लक्षण की वंशाकृति का ही अध्ययन किया, इसकी सफलता का कारण था। फिर इसने इन सभी प्रयोगों से प्राप्त परिणामों की सटीक सांख्यिकी अभिलेख तैयार किया और इसका गणितीय विश्लेषण किया, अर्थात गणितीय अनुमान, गणितीय विश्लेषण या गणितीय अभिलेख तैयार किया, जो कि इसकी सफलता का कारण था। तो दोबारा देख लें, आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधा था और एक समय में एक ही लक्षण की वंशाकृति का अध्ययन किया और सटीक सांख्यिकी अभिलेख तैयार किया और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसने इसका जो भी हम कह सकते हैं इसका जो रिकॉर्ड रखा, गणितीय अभिक्रियाएं कर, गणितीय संक्रियाएं कर, इसका अभिलेख तैयार किया, जो कि इसकी सफलता का एक अहम कारण बना। अब हम मटर के पौधे में जब प्रयोग करने से, जो मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था उस पर जो उसने प्रयोग किए थे उसको समझने से पहले हम कुछ शब्दों को हमें समझना बहुत जरूरी है। इन शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें ध्यान होना बहुत जरूरी है। जैसा एक शब्द पहले मैं लिख रहा हूँ, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, ये शब्द का क्या मतलब है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। युग्म विकल्पी का मतलब क्या है? युग्म माने जोड़ा, विकल्प माने ऑप्शन। इसको कैसे समझते हैं? जैसे हम एक गुण लेके चलते हैं, ऊंचाई, ये ले लिया ऊंचाई। ऊंचाई हमारा क्या है? गुण है या एक लक्षण है, ऊंचाई। अब इस ऊंचाई के कितने रूप होंगे, कितने टाइप होंगे? तो हम कह सकते हैं ऊंचाई के 2 टाइप हो सकते हैं, या हो सकता है लंबा या हो सकता है बौना। इसके 2 ऑप्शन है, एक गुण के 2 ऑप्शन है या एक गुण के 2 विकल्प है। यहाँ पे ऊंचाई एक गुण है, ऊंचाई एक गुण है और इसके 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प है, 2 विकल्प है, 2 ही विकल्प है। और इस दोनों विकल्पों को हम बोलते हैं युग्म और ये कहलाएंगे युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी लंबेपन को लिखते हैं बड़े टी से और बौनेपन को लिखते हैं स्मॉल टी से। तो हम कह सकते हैं एक ही लक्षण के इन दोनों विकल्पों को हम बोलते हैं युग्म विकल्पी। इसी तरह से हम रंग को लेके चलते हैं, रंग। तो हम यहां देखते हैं रंग में एक आ जाता है लाल और एक आ जाता है सफेद। लाल को हम लिखते हैं आर से और सफेद को लिखते हैं स्मॉल आर से। तो ये गुण है और इसके ये 2 विकल्प है, इन दो बोले तो जोड़ा, डबल युग्म विकल्पी कहलाएंगे आर और आर। तो एक ही लक्षण के 2 विपरीत विकल्पों को हम बोलते हैं युग्म विकल्पी। लक्षण एक, विकल्प विपरीत, एक ही लक्षण के 2 विपरीत विकल्पों को हम बोलते हैं युग्म विकल्पी। अब जीन क्या है? किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? जीन। किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? जीन। तो जो हम इंग्लिश में हम ये लिखे हैं, इन शब्दों को हम कारक बोलते हैं। इन शब्दों को मेंडल ने कारक कहा, जिसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? जीन। ये लंबेपन का कारक, ये बौनेपन का, ये लाल का, ये सफेद का कारक, जिसको वर्तमान में हम जीन कहते हैं। वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? जीन। अब इसके बाद में कुछ टर्म और भी है, जैसे हम बोलते हैं इसमें एक होता है प्रभावी लक्षण। जो लक्षण प्रकट हो जाता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता हम उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण। ठीक। इसके बाद में एक आता है समयुग्मजी। अगर
दोनों कारक एक जैसे हैं, दोनों कारक एक जैसे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। अगर दोनों कारक एक जैसे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। अगर दोनों कारक एक जैसे तो उसको क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। यदि जोड़े के दोनों कारक एक ही जैसे हैं तो समयुग्मजी, और दोनों अलग है तो क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी। ये भी हमने देख लिया। अगर दोनों कारक अलग अलग है, आर आर, टी टी, तो ये क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी। बी, छोटा बी, ये भी क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी। तो हमने यहाँ देखा, यदि जोड़े के दोनों कारक अलग अलग है तो वो क्या कहलाएंगे? विषम युग्मजी। अब नेक्स्ट टर्म एकल संकरण। यदि एक ही लक्षण के आधार पर संकरण किया जाए तो क्या कहलाएगा? एकल संकरण। जैसे मैं यहां लक्षण ले रहा हूं, एक लंबा और बोना। यहां क्रॉस का मतलब है संकरण। यहां जो मैंने क्रॉस लिखा है इसका मतलब संकरण, जिसे हम परपरागण भी कह सकते हैं। अब लंबे पौधे को मैं लिखता हूं टी टी, और स्मॉल को लिखता हूं, बोने को लिखते हैं टी टी। तो मैंने यहां पे लक्षण मेरा एक ही ऊंचाई, मैंने ऊंचाई को लेके ये प्रयोग किया है। अगर मैं एक ही लक्षण को लेके प्रयोग करूंगा तो मेरा क्या कहलाएगा? एकल संकरण। अब आपको यहाँ ऊंचाई क्या नजर आ रही है? ये दोनों ऑप्शन ऊंचाई के तो है, ये दोनों ऑप्शन ऊंचाई के तो है। अगर एक लक्षण के आधार पर संकरण कर रहा हूं तो हम उसे क्या बोलेंगे? एकल संकरण। एकल संकरण। अगर मैं इसके साथ दो लक्षण लेके चलता हूं, कितने? दो। अगर मैं लिखता हूं लंबा लाल, बोना सफेद, तो मैं लिख दूंगा टी टी आर आर, और ये आर आर। अब अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने यहां दो लक्षण ले लिए। कितने लक्षण लिए? दो। एक तो ये हो गया लंबा और बोना, और एक हो गया रंग का, लाल और सफेद। तो मैंने यहां पे दो लक्षण लिए, दो लक्षणों के आधार पर, एक ऊंचाई का और एक रंग का। ये लाल और सफेद किसके हैं? रंग के। और ये लंबा और बोना किसका है? ऊंचाई का। तो आपको इस पर समझ आना चाहिए, लंबा और बोना ऊंचाई वाले लक्षण के लिए और लाल और सफेद रंग वाले लक्षण के लिए। तो मैंने ऊंचाई और रंग दो लक्षण लिए तो उसको बोलेंगे द्विसंकरण। एक लक्षण के आधार पर किए जाने वाला संकरण एकल संकरण, और दो लक्षण के आधार पर किए जाने वाला द्विसंकरण। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं टी टी आर आर बी बी इंटू टी टी आर आर और बी बी। अब यहां पे आप देखोगे ये एक लक्षण, ये दूसरा लक्षण और ये तीसरा। तो हम कह सकते हैं एक से अधिक है, दो से भी अधिक है, तीन है तो उसको बोलेंगे त्रिसंकरण। एक लक्षण तो एकल संकरण, दो लक्षण तो द्विसंकरण, तीन लक्षण तो त्रिसंकरण। ठीक, अब हमने ये टर्मिनोलॉजी देख ली। अब हम एक प्रयोग करते हैं और इसी आधार पर हम देखेंगे कि मेंडल ने जो नियम दिए थे, उन नियमों के अंदर हम देखते हैं कि मेंडल ने तीन नियम दिए थे, आनुवंशिकता के तीन नियम दिए थे। और जो मेंडल ने वो नियम दिए थे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो मेंडल ने जो नियम दिए थे उसके अंदर जो मेंडल अपने प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष पे पहुंचा था, तब उसने ये देखा कि उसकी जो निष्कर्ष उसने जो निकाले थे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे उसको हम बोलते हैं मेंडलवाद। और मेंडलवाद उसने 1865 में ही इसकी जानकारी दे दी थी। मेंडलवाद की जानकारी मेंडल ने दे दी थी 1865 में, लेकिन उस समय कोई भी इसके मेंडलवाद की जानकारी किसी भी राष्ट्रीय अखबार में नहीं छपी, उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, वो लोकल तक ही सीमित रहा। इसलिए लोग जनमानस में या लोगों तक वो पहुंच नहीं पाया, इसलिए मेंडलवाद की जानकारी लोगों को हुई नहीं। और जब 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई तो ये नियम मेंडल के साथ ही रह गए, मेंडल के साथ ही चले गए, जो मेंडल ने 1865 में दिए थे, जिसे मेंडलवाद कहते हैं, जिसका लोक प्रसार नहीं हो पाया, जन संचार नहीं हो पाया, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तब इन मेंडलवाद की पुनर्खोज हुई। 35 साल बाद क्या हुई? खोज। कब हुई? 35 साल बाद। 35 साल बाद का मतलब है 1900 में। कितने साल बाद? 35 साल बाद, 35 वर्ष बाद इसकी पुनर्खोज हुई। कब हुई? 35 वर्ष पश्चात। मेंडल 1865 में खोज की थी, 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई और 35 साल बाद इसकी पुनर्खोज हुई। और पुनर्खोज करने वाले तीन वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक था हॉलैंड का, एक जर्मनी का और एक ऑस्ट्रिया का। ये तीन वैज्ञानिक थे। जर्मनी का था कॉल कॉरेंस
कोरेंस ये था जर्मनी का, ह से हॉलैंड, ह से ह्यूगो डी वृज। ये ह्यूगो डी वृज वही है जिसने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत दिया था। ऑस्ट्रिया का था वान शेरमार्क। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। कौन कौन थे? ह्यूगो डी वृज, कार्ल कोरेंस और वान शेरमार्क। इस प्रकार मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई, मंडलवाद की पुनर्खोज हुई। कब हुई? 1900 में। किसने की? इन तीन वैज्ञानिकों ने खोज की। जो हमने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी है इसके आधार पे हम देखेंगे मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। तो हम बात करते 3 नियम मेंडल ने कौन कौन से दिए थे? मेंडलवाद के जो 3 नियम थे, पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता। दूसरा है पृथक्करण का नियम। अब यहां गौर करने वाली बात है, जो मेंडल ने पहला नियम दिया था प्रभाविकता का, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको भी हमें समझना जरूरी है। खास बात क्या है? जो ये फर्स्ट और सेकंड नियम है, फर्स्ट और सेकंड, ये आधारित है एकल संकरण पे, ये आधारित है एकल संकरण पे। तो प्रभाविकता और पृथक्करण का नियम किस पे आधारित है? एकल संकरण पे। ठीक। और जो ये नियम है तीसरा, ये आधारित है द्विसंकरण पे। तो आपको ध्यान रखना है मेंडल ने टोटल कितने नियम दिए? 3। पहला और दूसरा एकल संकरण पे आधारित है, जिसमें एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया है, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकरण पे आधारित है, जिसपे मेंडल ने 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। अब हम इसको पढ़ते हुए आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब हम इनकी बात करेंगे मेंडल के नियमों की, तब हमें इन बेसिक टर्म का हमें ध्यान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं मेंडल के नियमों की। तो हम ये देखते हैं मेंडल का जो पहला नियम था, किसका नियम? मेंडल का। कौन सा? पहला नियम। मेंडल का जो पहला नियम था उसको हम समझते हैं। मेंडल के पहले नियम को हम जब समझते हैं तो उसमें कुछ जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, जिसको ध्यान से देख के आप करोगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर भी होंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अब कैसे इसको करना है? मेंडल का पहला नियम, जिसको हम बोलते हैं प्रभाविकता का नियम। देखो उसको कैसे करना है। मेंडल ने 2 पौधे लिए। पहला पौधा लिया लंबा और दूसरा बौना। ठीक। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। इस लंबे पौधे को हम रिप्रेजेंट करेंगे कारक के रूप में, जीन के रूप में। तो इसको कारक के रूप में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे टी और टी। इसको भी हम कारक के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे टी और टी। तो इसको हमने कारक, जिसको वर्तमान में हम जीन बोलते हैं, तो कारक या जीन के रूप में किया है तो ये कहलाएगा जीनोटाइप। तो हम इसको कह सकते हैं कारक, इसको बोल सकते हैं जीनोटाइप। ये बहुत ही समझना जरूरी है। इस लक्षण को हमने कारक के रूप में, जीन के रूप में रिप्रेजेंट किया। कारक बोले तो जीन, और जीन में लिखने का टाइप जीनोटाइप। और इसी जीनोटाइप का जो लक्षण है, इसका लक्षण कैसा है? लंबा। तो इसको बोलेंगे लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीन वाला टाइप कहलाएगा जीनोटाइप। शॉर्ट में अंग्रेजी बोले तो जीनोटाइप, ये इंग्लिश बोले तो जीनोटाइप, और ये हिंदी बोले तो फिनोटाइप, जिसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप। हिंदी बोले तो लक्षण प्रारूप, अंग्रेजी बोले तो जीनोटाइप अर्थात जीन प्रारूप। तो जीनों को लिखने का तरीका जीन टाइप, जीन प्रारूप, और ये हिंदी में लक्षण बताने वाला लक्षण प्रारूप। तो किसी भी जीव या किसी भी पादप के बाह्य स्वरूप को, बाहरी लक्षणों को लक्षण प्रारूप, और उसके भीतरी जीनों के टाइप को, कारकों के टाइप को, जीनों के स्वरूप को जीनोटाइप, जिसको जीन प्रारूप भी बोलते हैं। इसे हम जीन प्रारूप या जीनोटाइप भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। ठीक। अब हमें ध्यान रखना है इन पौधों को जिसने मेंडल लिया है, इसको हम बोलते हैं जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी। ठीक। अब हमें क्या देखना है? इनके बीच में हमें क्या कराना है? संकरण। इस क्रॉस को हम बोलेंगे संकरण। और संकरण आप कहाँ देखोगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं है, तब हम इसको बोलेंगे संकरण। क्या बोलेंगे? संकरण। तो इनके बीच में संकरण कराएंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखते टी 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 टी, तो ये इसकी फोटोकॉपी है, ये इसके हूबहू इसके जैसा है, हूबहू इसके जैसा है, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण।
अगर ये ऐसे होता तो आप देखो इसका जैसा है क्या, नहीं, तो हम इसको बोल देंगे संकरण। जब ये दोनों एक जैसे नहीं है तो उसके बीच में संकरण। अब बताओ, ये इसकी फोटोकॉपी है, बड़ा टी छोटा टी छोटा टी, तब इसको बोलेंगे स्वपरागण। तो आपको ध्यान रखना है, जहां फोटोकॉपी आपको नजर आए वहां तो स्वपरागण होगा, और जहां फोटोकॉपी नजर नहीं आए वहां क्या होगा, परपरागण। तो हम यहां पे हम क्या करा रहे हैं, परपरागण या संकरण, संकरण, क्योंकि इसकी फोटोकॉपी नहीं है। इसके बाद क्या करना है, आपको एक चौकड़ी बनानी है, ऐसे चौकड़ी, एक, ये चौकड़ी डब्बे, दो, एक और ये दो। यहां लिखेंगे बड़ा टी, इसमें भी दो, इसमें लिखेंगे टी और ये टी। इसको बोलेंगे युग्मक पीढ़ी, इस चौकड़ी वाली पीढ़ी को बोलेंगे युग्मक पीढ़ी, युग्मक पीढ़ी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये चौकड़ी वाले जो डिब्बे बनाए युग्मक पीढ़ी, इससे बनने वाले दोनों युग्मक एक जैसे हैं, समान है, समयुग्मकी, समान है, समयुग्मकी। इससे बनने वाले दोनों एक जैसे तो समयुग्मकी। अब इससे हम इसी तरह से भी कह सकते हैं, हम नंबरिंग भी दे सकते हैं यहाँ पे, 1 2 1 2। अब करना क्या है, इस पहले की पहले से, पहले की दूसरे से, हो गया काम। अब दूसरे की पहले से, दूसरे की दूसरे से, पहले हम करते हैं पहले की पहले से, तो बन जाता है टी टी, पहले की दूसरे से, दूसरे की पहले से, पहला निपट गया, टी टी। ये तो आप क्या देखते हो, ये जो संतानें पैदा हो रही है इसको बोलते हैं संतति पीढ़ी, या इसको बोल सकते हैं F1 पीढ़ी, इसको बोलते पी बोलते हो पेरेंट, जनक पीढ़ी, इसको F1 पीढ़ी। अब हम यहां क्या देखते हैं, मेंडल ने लंबे और पौधे को लिया और के बीच में संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे, ये जो आपको पौधे नजर आ रहे हैं, ये जो जीनोटाइप नजर आ रहा है अंग्रेजी में, जब इसका लक्षण देखा तो ये सभी पौधे कैसे थे, लंबे, सभी पौधे कैसे थे, लंबे। तो मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जब लंबे और बौने पौधों के मध्य संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में प्राप्त समस्त पौधे, सभी पौधे लंबे थे, कोई भी पौधा बौना नहीं था। इसका मतलब लंबा लक्षण प्रभावी है और बौना लक्षण अप्रभावी है। इसी को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी है और जो नहीं प्रकट होता वो अप्रभावी। तो मित्रों यहां देखो, लंबा लक्षण प्रकट हो रहा है, लंबा प्रकट हो रहा है तो ये प्रभावी है, बोना प्रकट नहीं हो रहा है ये अप्रभावी है। तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो प्रभावी, डोमिनेट, और जो प्रकट नहीं होते हैं अप्रभावी, रिसेसिव कैरेक्टर कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इस प्रकार आपको ये मालूम पड़ गया कि मेंडल ने जो पहला नियम दिया था वो प्रभाविता का क्यों दिया था, कि उसको प्रथम पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, लंबे, कोई भी पौधा बोना नहीं था। इससे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इससे हम एक चेकर बोर्ड के रूप में भी इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल रूप में चेकर बोर्ड में भी इसको बना सकते हैं। चेकर बोर्ड का मतलब यहाँ पे आपको कारक 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 कारक, तो 4 खे चौकड़ी, एक तरफ बिठा दो इसको, पापा जी को टी और टी, हम इसको एक को पापा मान लें और एक को मम्मी, इधर टी और ये टी। अब इस पहले की पहले से टी टी, पहले की दूसरे से टी टी, दूसरे की पहले से टी टी, दूसरे की दूसरे से टी टी, तो सारे के सारे पौधे एक ही टाइप के हैं। इसे हम बोल सकते हैं कि सारे पौधे लंबे हैं, कोई भी पौधा बोना नहीं है। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये पीढ़ी कहलाएगी जनक पीढ़ी, ये कहलाएगी युग्मक पीढ़ी, ये कहलाएगी F1 पीढ़ी। तो मेंडल को F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे मिले, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जो पौधे प्रकट हुए उसे प्रभावी और जो प्रकट नहीं हुए उसे अप्रभावी कहते हैं। एक बात और, यदि हम इस F1 पीढ़ी का, यदि इस F1 पीढ़ी का, अब इसमें भी एक चीज आपको समझनी है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सभी मित्र, सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। अब अगर मैं इसको और भी आगे आपको समझाऊं तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। कुछ टर्म में इसको हम देखते हैं, जैसे F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, और इन दोनों संगठन सभी पौधे कैसे, सभी लंबे, ठीक। यदि मैं इस F1 पीढ़ी का इसी के साथ वापस कराऊं
अब पहली बात है, ये इसकी फोटोकॉपी है क्या? नहीं, ये अलग अलग है, बड़ा टी छोटा टी। अगर इसके साथ संकरण कराऊं, इसके साथ, तो उसको बोलेंगे संकर पूर्व संकरण। संकर पूर्व संकरण, ठीक। या हम इसको बोल सकते हैं, एक मिनट, थोड़ा हमने इसको और ढंग से देखना है। अगर हम इसको पीछे की ओर कराते हैं तो उसको बोलेंगे परीक्षार्थ संकरण। परीक्षा संकरण अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। और अगर हम इसको इसके साथ कराते हैं तो उसको बोलेंगे संकर पूर्व संकरण। बैक क्रॉस। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना था। F1PD का प्रभावी के साथ कराएंगे तो संकर पूर्व संकरण, और अप्रभावी के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण। तो हमने यहां देख लिया, मेंडल के इस नियम को देखते हमें ये मालूम पड़ गया कि टेस्ट क्रॉस क्या है, F1PD का अप्रभावी के साथ। बैक क्रॉस क्या है, F1PD का प्रभावी के साथ। संकरण क्या कहलाएगा? संकर पूर्व संकरण। इसका अगर हम इसके साथ कराएंगे तो संकर पूर्व संकरण, और F1PD का हम इसके साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस। कुछ टर्म और भी आते हैं, वो टर्म क्या है हमें इसको देखना है कि यदि हम यहां इसको चेंज कर लें, ये नर है और ये मादा है, मान लो हमने मान लिया, इसको लिया नर, इसको लिया मादा। अगली बार हमने इसको बना लिया मादा और इसको मान लिया नर। पहले संकरण में इसको नर मान लिया, इसको मादा, और अगले संकरण में इसको मादा मान लिया, इसको नर। तो अगले संकरण में इसको उल्टा कर दिया, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल संकरण। यह भी क्वेश्चन आता है कि संकरण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पहले पौधा नर है और अगले संकरण में उसी पौधे को मादा बना दिया जाए तो यह संकरण कहलाएगा व्युत्क्रम संकरण। पहले ये नर था जिसको अगले संकरण में क्या बना लिया? मादा। पहले ये मादा था, इसको क्या बना लिया? नर। तो इसके जो लिंग चेंज हो गए इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अगले वीडियो में अगले नियम को देखेंगे। धन्यवाद।